अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से जो पहले पार्ट का वीडियो है उसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में और विशेष रूप से जो पीएमटी का परीक्षा होते हैं, नीट का परीक्षा होते हैं, इनसे संबंधित आए हुए क्वेश्चन है। अतः ये सभी क्वेश्चन एक मानक स्तर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं या फिर थ्योरिकल बुक में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। अतः यदि आप नीट बायोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 12वीं में अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे चलकर बीएससी, एमएससी, बीएड या फिर सेट नेट क्लियर करके आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ या फिर एक नया नाम दिया हूँ नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियो को आप देखिए, ठीक है। आपको आज नहीं तो कल अवश्य रूप से लाभ मिलेगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पल्मोनरी आयतन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हमारे फेफड़ों की जैवधारिता क्या होती है? हमारे लंग्स की जैवधारिता क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर है बी, यहाँ पर उत्तर है बी, संपूर्ण फेफड़ा धारिता घटा अवशेषी आयतन। मतलब फेफड़े की कहना चाहिए एक संपूर्ण धारिता होती है और उसमें कहना चाहिए कुछ घटे हुए कहना चाहिए अवशेषी आयतन भी होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम से संबंधित मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। वहाँ पर और ये पूरी तरह से कहना चाहिए क्लियर हो जाएगा। तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम का अर्थ होता है हमारी जो लंग्स होती है, हमारी जो फेफड़े होती है उनमें वायु धारण क्षमता हमेशा एक समान नहीं होता है। अलग अलग परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में लंग्स में वायु धारण क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी को पल्मोनरी एयर वॉल्यूम कहा जाता है। क्लियर? ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैं पुनः एक बार शॉर्टकट यहाँ पर बता देता हूँ। क्लियर? एक होता है टाइडल वॉल्यूम, पहला होता है टाइडल वॉल्यूम, शॉर्टकट लिख देता हूँ टीवी, इसको आप लोग टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है जी। सेकंड होता है वाइटल कैपेसिटी, इनको जैवी क्षमता कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद तीसरा होता है इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद फोर्थ होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? और फिफ्थ होता है, इन दोनों के जो अंतर होता है ये कहना चाहिए इनको रेजिडुअल रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम कह सकते हैं। 5 को पहले देखते हैं, उसके बाद 6 है। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ये जो सामान्य परिस्थिति होता है, जैसे कोई तनाव नहीं है, सामान्य परिस्थिति में जो हम लोग O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। इस समय लंग्स में इसका मान कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है।
सामान्य परिस्थिति में जो होता रहता है उसको टाइडल वॉल्यूम, हिंदी में प्रवाही आयतन कहा जाता है। इनका मान होता है 500 मिलीलीटर। उसके बाद होता है वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद होता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी कहने चाहिए यह वायु का वह अधिकतम आयतन है जिसे व्यक्ति एक बार में इनस्पिरेशन के दौरान ग्रहण करता है और इनको कहना चाहिए एक्सपिरेशन के दौरान त्याग कर सकता है। इनका मान लगभग अधिक होता है। इनका मान लगभग 4500 ml होता है, 4500। लेकिन फीमेल में ये थोड़ा सा कम हो सकते हैं, उनमें कहना चाहिए 3000 ml होते हैं। क्लियर। उसके बाद होता है इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी कहना चाहिए परिस्थिति तो सामान्य रहेगा। ये भी परिस्थिति सामान्य है, ये भी परिस्थिति सामान्य है, लेकिन बलपूर्वक ग्रहण करेंगे। इनस्पिरेटरी अंदर ले जाएंगे। क्लियर। तो इनका मान लगभग, एक उदाहरण ले देते हैं, जैसे कि मान लो 2500 है। कितना ml है? 2500। ये परिस्थिति सामान्य है लेकिन बलपूर्वक ग्रहण करना है। ये भी परिस्थिति सामान्य है लेकिन बलपूर्वक आपको क्या करना है? बाहर निकालना है। क्लियर। तो आप 2500 लिए बलपूर्वक, ठीक है। सामान्य परिस्थिति है लेकिन बलपूर्वक लिए हैं। ये भी सामान्य परिस्थिति है लेकिन बलपूर्वक बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप 2500 लिए लेकिन कितना निकाल दिए? 1000 ml को। तो यहाँ पर 1500 कहाँ गया? वो हमारे कहना चाहिए जो लंग्स की नलिका होती है, जो रेस्पिरेटरी मार्ग होती है, चाहे एल्यूलर डक्ट हो, चाहे एल्यूलर सैक हो, या फिर एयर सैक हो, या फिर शरीर में जो श्वसन मार्ग होती है, उनमें बीच में कहना चाहिए रुकी हुई पाई जाती है। उन्हीं को कहना चाहिए रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ये दोनों के बीच की अंतर होता है। 2500 और 1000 दोनों के बीच की अंतर होता है। तो इनका मान लगभग कितना रहेगा? 1500 ml रहेगा। कितना रहेगा? 1500 ml रहेगा। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए लास्ट जो 6 क्रमांक होती है वो कहना चाहिए टोटल लंग वॉल्यूम कहलाती है। टोटल लंग वॉल्यूम जो 6 क्रमांक है उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? टोटल लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। इनका मान कहना चाहिए 5000 से 6000 के बीच कहा जाता है। 5000 से 6000 के बीच, मतलब 5500 के आसपास होती है। क्लियर। ये टोटल लंग वॉल्यूम का मतलब होता है अधिकतम प्रयास के बाद। इसको आप लोग अभी पढ़ाई करते ही कर सकते हैं। आप कहना चाहिए 4, 5, 6 बार कहना चाहिए आप अंदर ले जाइए वायुमंडलीय वायु को, नॉस्ट्रिल की सहायता से अंदर ले जाइए और बाहर नहीं निकालना है। अंदर ले जाइए और प्रयास करिए और प्रयास करिए और प्रयास करिए। 3-4 बार आप प्रयास करिए। इसके बाद यही क्या कहलाएगा? टोटल लंग वॉल्यूम। इसका मान कितना हो सकता है? 5000 से 6000 के बीच हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है? बी है। उत्तर क्या है? यहाँ पर बी है। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों की जैविक क्षमता का अर्थ है जो लंग्स होती है उनकी जैविक क्षमता, ठीक है। जैविक क्षमता वास्तव में कहने चाहिए इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी में वास्तव में क्या होता है? यह वायु का अधिकतम आयतन है जिसे व्यक्ति एक बार में इनस्पिरेटरी के दौरान क्या करता है? ग्रहण करता है, और एक्सपिरेटरी के दौरान क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। इसका मान मेल में लगभग 4500 होता है और फीमेल में कहना चाहिए 3000 मिलीलीटर होते हैं। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, इनमें इनका मान क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। इनका मान क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कहना चाहिए जो वाइटल कैपेसिटी होती है इनको और कहने की परिभाषित किया जाता है तो इसका मान टाइडल वॉल्यूम और फेफड़े के निश्वसन मतलब इनएस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होता है।
ठीक है जी। तो कहना चाहिए ये 3 के बराबर होती है, मतलब जो वाइटल कैपेसिटी है इसका मान होता है जैसे कि टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टीवी टाइडल वॉल्यूम, और कहना चाहिए इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीनों का जो मान होता है वही क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, जैविक क्षमता कहलाता है। क्लियर। ये वाइटल कैपेसिटी वायु का अधिकतम आयतन है जिसे व्यक्ति एक बार में इन इंस्पिरेटरी के दौरान ग्रहण करेगा और एक्सपिरेटरी के दौरान क्या करेगा, त्याग कर सकता है। मेल में इसका मान 4500 ml और फीमेल में 3000 मिलीलीटर होती है। क्लियर। लेकिन इसका मान वास्तव में ये इसका मान टीवी टाइडल वॉल्यूम, इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों की क्या होती है, ये बराबर होती है। ठीक है जी। तो इनका उत्तर सामान्य रूप से डी है। इनका उत्तर क्या है, सामान्य रूप से डी है। इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम, जिसका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। क्लियर। आगे थर्ड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। थर्ड क्वेश्चन को इस कारण छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। इस समय आप लोगों को बताया जो 6 प्रकार का, उसको आप लोग यदि याद रख लेते हैं तो ये आएगा क्वेश्चन उस समय आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलपूर्वक एक्सपिरेटरी के पश्चात फेफड़ों में उपस्थित वायु क्या कहलाती है। ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा है ये एक्सपिरेटरी है। क्या है ये, एक्सपिरेटरी है। यहाँ पर आप इंग्लिश को याद रखेंगे, यदि आप एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी रहेगा। इसमें कई बार हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे कि यह हो गया आपका इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंग्लिश में तो आप क्लियर हैं, लेकिन आप हिंदी में क्लियर नहीं हैं। ठीक है। तो इन इंस्पिरेटरी का मतलब होता है निश्वसन, निश्वसन, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको इसमें नी में कहना चाहिए, आपको ऐसे हलंत लगाना पड़ेगा, उनके बाद आपको श्वसन लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बलपूर्वक निःश्वसन, बलपूर्वक निःश्वसन, इसका मतलब क्या होगा, एक्सपिरेटरी के पश्चात फेफड़ों में उपस्थित वायु क्या कहलाती है। तो अभी आप लोग को जस्ट बताया था। पहला होता है इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे कि एक उदाहरण है, इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना ले लेते हैं हम लोग, 2500 ले लेते हैं। कितना ml ले लेते हैं, 2500 ml। ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बाहर निकालते हैं हम लोग, 1000 निकालते हैं, 1000 ml। ठीक है। ये भी कहने की स्थिति सामान्य है, लेकिन बलपूर्वक हम लोग ग्रहण किए। इन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी स्थिति सामान्य है, लेकिन बलपूर्वक निकाल दिए। तो इतना लिए हम लोग 2500, लेकिन 1000 हम लोग बाहर निकाल दिए। तो इसके बीच में कहना चाहिए जो 1500 ml बच जाती है वही क्या कहलाती है, रेजिडुअल रिजर्व वॉल्यूम, अवशेषी आयतन कहलाती है। क्या कहलाती है, अवशेषी आयतन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, अवशिष्ट वायु, अवशिष्ट वायु कहलाती है। क्लियर। उसके बाद अगली क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम इन इंस्पिरेटरी के पश्चात, अधिकतम इन इंस्पिरेटरी के पश्चात निकाले जाने वाली अधिकतम वायु को क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है लंग्स की जैविक क्षमता, लंग्स की जैविक क्षमता, क्योंकि यहाँ पर शब्द आ रहा है अधिकतम वायु।
अधिकतम वायु को क्या कहते हैं? तो लंग्स की जैविक क्षमता कहते हैं इसको। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं 8 क्रमांक को। रक्त में CO2 का, ब्लड में CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में स्थानांतरण के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो इसको आप लोगों को मैं थ्योरिकल वीडियो में बताया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है 3 रूपों में होता है। पहला कौन सा होता है? भौतिक विलयन के रूप में। सेकंड होता है कार्बामिनो कंपाउंड से के रूप में, और तीसरा होता है बाइकार्बोनेट से के रूप में। तो वहाँ पर जैसे कि देखते हैं CO2 प्लस H2O, ये H2O कहना चाहिए प्लाज्मा का है, ठीक है। अब ये आगे चलकर यहाँ पर कौन सी एंजाइम चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्राइज ही चाहिए। और इस कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिला? रक्त में CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में स्थानांतरण के लिए आवश्यक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में वही होगा जैसे कि CO2 प्लस H2O, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लेकिन ये बाइकार्बोनेट के रूप में आ रहा है। तो ये वाटर कहना चाहिए प्लाज्मा का नहीं रहेगा, ये वाटर किसका रहेगा? RBC का रहेगा। कुल मिलाकर ये वाटर ही है। और ये क्रिया किनकी उपस्थिति में होती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य अवस्था में ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन कहलाता है। सामान्य अवस्था में ली गई और सामान्य अवस्था में छोड़ी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? तो ये सामान्य है, ये है टाइडल वॉल्यूम, ये है टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में इसको कहना चाहिए क्या कहते हैं हम लोग? प्रवाही आयतन। क्या कहते हैं इसको? प्रवाही आयतन। इसका मान कितना होता है? 500 ml। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, ब्रेंकियोल की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल होता है। ब्रेंकियोल की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल होता है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। ये सामान्य रूप से कहना चाहिए जो पुस्तक होती है इन सब में इनका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, कि कहना चाहिए इनकी आंतरिक सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो आंतरिक सतह का क्षेत्रफल में उत्तर होता है, इनका उत्तर B होता है। क्या होता है? B होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, वायु के लिए मानव फेफड़े की क्षमता होती है। वायु के लिए मानव फेफड़े की क्षमता होती है। तो जनरली तौर पर वायु के लिए मानव फेफड़े की क्षमता को 3000 ml माना गया है। कितना माना गया है? 3000 ml माना गया है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, अवशेषी आयतन है। सामान्य रूप से अवशेषी आयतन हम लोग किसको कहते हैं? अभी आप लोग को जस्ट बताया, जैसे कि इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी आयतन कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कहना चाहिए क्वेश्चन है अवशेषी आयतन है, तो यहाँ पर उत्तर है आपका D। यहाँ पर उत्तर है आपका D, मतलब ज्वारीय आयतन से अधिक होता है, क्योंकि जो ज्वारीय आयतन होता है, जो टाइडल वॉल्यूम होता है, उसका मान कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है। और अवशेषी आयतन का मान कितना होता है? 1500 होता है, क्योंकि जो इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है उसमें हम लोग कितना लेते हैं? मान लो 2500 लेते हैं, और बाहर कितना निकालते हैं? 1000। तो इसका मान कितना रहेगा? अवशेषी आयतन का मान 1500 रहेगा। तो अवशेषी आयतन क्या है? तो इसका मान कहना चाहिए
डी आ जाएगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम से इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब 500 से ज़्यादा कितना है, 1500 होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, फेफड़े हवा से भरे कोष, फेफड़े हवा से भरे कोष कुपिकाओं के बने होते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये 2017 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। जो लंग्स होती है वो हवा से भरे कोष कुपिकाओं के बने होते हैं। मतलब जो लंग्स है वो हवा से तो भरी हुई है, ठीक है, और वो कुपिकाओं के बने होते हैं। मतलब वो एयर सैक या फिर एलियोली से बने होते हैं। बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी, मतलब बलपूर्वक निश्वसन मतलब एक्सपिरेटरी, बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बलपूर्वक एक्सपिरेटरी के बाद भी ये किस कारण पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं। मतलब हम लोग बलपूर्वक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, फिर भी लंग्स हवा से भरी हुई रहती है और ये कुपिकाओं के बने होते हैं, लेकिन ये पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं। तो इसका कारण क्या है, एक्सपिरेटरी सुरक्षित आयतन। इसका उत्तर क्या है, अवशिष्ट आयतन गलत, ज्वरी आयतन गलत, और ये अंतः शोषण सुरक्षित आयतन ये भी गलत। उत्तर क्या है यहाँ पर, एक्सपिरेटरी सुरक्षित आयतन है। मतलब हम लोग बलपूर्वक बाहर निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी को हम लोग बाहर निकालते हैं। इन इंस्पिरेटरी में हम लोग 2500 लेते हैं तो केवल हम लोग 1000 को ही निकालते हैं, तो पूरी ऑक्सीजन को नहीं, पूरी वायु को हम लोग नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर पूर्णतः सिकुड़ने की कोई गुंजाइश ही यहाँ पर नहीं है। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में विघटन होता है। तो उत्तर है यहाँ पर ए, उत्तकों में ऑक्सीजन का दाब कम होने पर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में विघटन होने का क्या कारण है। जब हम लोग श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं वायुमंडलीय वायु में, ये कहना चाहिए लंग्स में चली जाती है ऑक्सीजन, और लंग्स रक्त में डूबी हुई पाई जाती है, और रक्त में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। तो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन करते करते ये कहाँ पहुँच जाती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है। मतलब कोशिका में पहुँच जाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही कहना चाहिए श्वसन होता है। तो ये HbO2 को कहना चाहिए अलग कर देती है और H भी अलग हो जाती है। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, तो इसका कारण है उत्तकों में ऑक्सीजन का दाब कम होने पर। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचती है, जैसे ही मान लो कहना चाहिए कोशिका है, इसमें ऑक्सीजन पहुंचती है, ये ऑक्सीडेशन करके किस में बदल जाती है, ये CO2 में बदल जाती है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये जो HbO2 होते हैं वो हमेशा आगे चलकर किस में टूट जाते हैं, उत्तकों में जाने के बाद Hb और O2 में टूट जाते हैं। ठीक है, यदि ऑक्सीजन का दाब यहाँ पर अधिक रहेगा तो विघटन होने की क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मुख्य उत्तर ये हुआ, कोई भी व्यक्ति कहना चाहिए खाना जब अधिक खाता है जब उसको भूख अधिक लगती है। यदि किसी भी व्यक्ति को भूख कम लग रहा है तो ज़्यादा खाना नहीं खा पाएगा। तो उसी प्रकार से कहना चाहिए ऑक्सीजन कहना चाहिए वहाँ पर दाब अधिक रहेगा तो टूटने की क्रिया, विघटन की क्रिया कम होती है। और यदि वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कम हो जाती है तो विघटन की क्रिया क्या हो सकती है, तेज़ हो जाती है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फेफड़ों में मतलब लंग्स में किसके द्वारा वायु वीनस रक्त से पृथक होती है? अपना ये जो लंग्स है, ठीक है, किसके द्वारा, लंग्स में किसके द्वारा वायु, लंग्स में क्या है यहाँ पर, वायु है, वायुमंडलीय वायु कह सकते हैं, और वीनस रक्त मतलब सीरा का रक्त से पृथक होती है, किनकी सहायता से? ठीक है, क्योंकि जो लंग्स होते हैं अशुद्ध रक्त लंग्स में ही जाते हैं, और अशुद्ध रक्त लंग्स में जाते हैं और वहाँ पर शुद्ध होते हैं। अशुद्ध रक्त मतलब जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो फेफड़े में किसके द्वारा वायु वीनस रक्त से मतलब सीरा रक्त अशुद्ध रक्त से पृथक होती है? तो उत्तर यहाँ पर है ए, स्क्वामोस एपिथेलियम, ये टिश्यू है, स्क्वामोस एपिथेलियम, और ब्लड वेसिल की इंडोथीलियम सेल्स, ब्लड वेसिल की इंडोथीलियम सेल्स, इनकी सहायता से लंग्स में पाए जाने वाली वायु और जो रक्त मतलब वीनस में पाए जाने वाली रक्त दोनों क्या होती है, पृथक होती है। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू और ब्लड वेसिल की इंडोथीलियम सेल्स के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लंग्स की एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। हमको पता है ये जो एल्वियोली है एयर सैक कहते हैं, ठीक है जी, बहुत ही स्पंजी होते हैं क्योंकि इसमें जो धमनी होते हैं और सीरा होते हैं इनकी कैपिलरी इसमें पाई जाती है, और यहीं पर संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है जिनके कारण गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, गैसों में O2 CO2 का आदान प्रदान। तो यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज की क्रिया होती है वो सामान्य विसरण क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया द्वारा होता है? सिंपल विसरण क्रिया द्वारा यहाँ पर गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर? याद रख लेंगे, विसरण क्रिया, ना कि यहाँ पर ऑस्मोसिस, ना कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ना कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ना पैसिव ट्रांसपोर्ट, ना ऑस्मोसिस, बल्कि यहाँ पर क्या है, सिंपल विसरण द्वारा। ठीक है जी, डिफ्यूज़न। आगे है उसके बाद, निम्न में से कौन सा एंजाइम, निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर है सी, हेक्साकाइनेज। हेक्साकाइनेज ये कहना चाहिए साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसका अध्ययन हम लोग ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र के दौरान कर सकते हैं, या फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अध्ययन करेंगे, एंजाइम का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर भी इसको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रख लीजिए, हेक्सा या हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाए जाते हैं, बाकी कहना चाहिए अन्य इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, यदि CO2 का सांद्रण अधिक हो तो, यदि CO2 का सांद्रण अधिक हो तो ऑक्सीजन का वक्र प्रतिस्थापित होगा, या फिर शरीर तापमान में वृद्धि से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन योजित वक्र? ये कहना चाहिए उत्तर होता है दाहिना ओर। एक छोटा सा क्वेश्चन भी होता है, ऑक्सीजन विघटन वक्र, ऑक्सीजन विघटन वक्र। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है अधिकांश कहना चाहिए दाहिना ओर ही होता है। ठीक है, और एक लहराते हुए कहना चाहिए वो पाई जाती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसनीय पदार्थ, निम्न में से कौन सा श्वसनीय पदार्थ अधिकतम ATP के अणु उत्पन्न करता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको कौन सा श्वसनीय पदार्थ है जो ज़्यादा मात्रा में ATP के अणुओं का निर्माण कर सकता है? हमको पहले से पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग अध्ययन किए थे, तो जो ग्लूकोज का एक अणु होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक अणु होता है, वो लगभग कहना चाहिए 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करता है।
लेकिन जो वसा होता है उनका 1 ग्राम अणु कहना चाहिए 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट का एक अणु 4.1 किलो कैलोरी और वसा का एक अणु 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करता है। और जो प्रोटीन होते हैं वो भी लगभग 4.1 के आसपास या फिर थोड़ा सा अधिक कहना चाहिए, थोड़ा सा अधिक ऊर्जा का क्या कर सकता है, ये निर्माण कर सकता है। इसी कारण कई बार कहना चाहिए हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि जो वसी पदार्थ होते हैं, वसी पदार्थ कहना चाहिए उच्च एटीपी प्रदान करने वाले अणु कहलाते हैं, क्योंकि इनके 1 ग्राम से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण वसी पदार्थ से होता है। और ये वसा जैसे पदार्थ कहना चाहिए जो घी होती है, काजू, किशमिश, बादाम, इन सब में कहना चाहिए पाए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे लगभग कहना चाहिए 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। लगभग आधे से भी कहना चाहिए कम है। इसी प्रकार से जो प्रोटीन होते हैं इनसे भी कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में कहना चाहिए ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन कई पुस्तकों में 4.1 ही लिखा रहता है, कई पुस्तकों में 4.1 ही लिखा रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताना है अब इसके आधार पर निम्न में से कौन सा श्वसनीय पदार्थ है अधिकतम एटीपी के अणु उत्पन्न कर सकता है। तो ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज एक एंजाइम का नाम है। ग्लूकोज ये भी कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का नाम है। तो यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड है ये एक प्रोटीन है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कौन सा श्वसनीय पदार्थ है जिनसे ज़्यादा मात्रा में एटीपी मिलेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कीटोजेनिक अमीनो एसिड। लेकिन मान लो यहीं पर जब कोई फैट सा होता, जब वसा जैसे पदार्थ होता तो उत्तर में वसा आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लंग्स की एल्यूली स्तरित होती है। लंग्स की कहना चाहिए जो एल्यूली होती है, एयर सेक होती है, वो किस ऊतक से स्तरित होती है। तो उत्तर होता है बी। उत्तर क्या है, बी, सल्की उपकला ऊतक से। ठीक है जी, सल्की उपकला ऊतक से क्या होती है, स्तरित होती है। ये कहना चाहिए एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन है। जब एनिमल टिश्यू का अध्ययन करेंगे, जब ऊतक का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो ऊतक को कहना चाहिए सामान्य रूप से जो एनिमल टिश्यू होते हैं, जो एनिमल ऊतक होते हैं उनको 4 प्रकारों में क्या कर दिया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर कहना चाहिए इपिथेलियम टिश्यू, और वहाँ पर जो नर्वस टिश्यू, और वहाँ पर जो मसल्स टिश्यू, और वहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू, इस प्रकार से उसको 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू ये भी जो मसल होते हैं या नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है, ये कहना चाहिए नर्व मसल से होते हैं या फिर नर्व टिश्यू होते हैं। और ये मसल टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं संयोजी ऊतक, और ये इपिथेलियम। इसके अंतर्गत और बहुत सारे प्रकार मिलते जाएंगे, वहाँ पर अध्ययन करेंगे इसको। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पर हम ये अध्ययन करेंगे कि लंग्स में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, नर्व में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, ब्लड में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, किडनी के विभिन्न भागों में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, अमाशा में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, वहाँ पर इनका विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10, निम्न में से किसका उपयोग जंतुओं में लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहण के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जंतुओं में लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहण के रूप में किया जाता है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, वसा। उत्तर क्या है यहाँ पर,
वसा, मतलब जिनके शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में है। तो वसा कहना चाहिए एक प्रकार से ऊर्जा को संग्रहण करके रखता है। कोई भी जो अधिक मोटे व्यक्ति होते हैं उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक लेयर पाई जाती है। उनके त्वचा में, त्वचा के जस्ट नीचे वसा की एक लेयर पाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से क्या पाई जाती है, भोज्य पदार्थ है। मतलब आवश्यकता अनुसार ये जो वसा होती है वो ग्लूकोज में क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। लिपोजेनेसिस, लीवर में हम लोग लगभग 10-12 कार्य देखे थे। तो वहाँ पर कहना चाहिए पहला कार्य देखे थे ग्लाइकोजेनेसिस। पहला कार्य क्या देखे थे, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में कहना चाहिए जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है ग्लाइकोजेनेसिस में। उसके बाद होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस ये पहले के कहने चाहिए जस्ट उल्टे होते हैं। मतलब इनमें जो ग्लाइकोजन होते हैं ये ग्लूकोज में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पहला होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब कार्य लीवर में होती है। ये सब कार्य कहाँ होती है, लीवर में। ग्लाइकोजेनेसिस इसमें ग्लूकोज किस में टूटेंगे, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजिनोलिसिस इसमें ग्लाइकोजन किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें कहना चाहिए जो प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं, इसमें जो प्रोटीन होते हैं और फैट्स होते हैं ये दोनों कहना चाहिए ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब इसमें जो प्रोटीन है और जो फैट्स है ये किस में टूट जाते हैं या फिर किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो कहना चाहिए वसा होती है, फैट्स होती है। ठीक है, जो जितने अधिक मोटे व्यक्ति हैं उनके शरीर में वसा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो अधिक मोटे व्यक्ति होते हैं वो कई दिनों तक यदि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है और ये जो फैट्स होते हैं किस में टूट जाते हैं, ग्लूकोज में टूट जाते हैं। और व्यक्ति को ग्लूकोज से एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। क्लियर। इसी प्रकार से एक और क्रिया होती है लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो लिपिड में चेंज हो जाती है, वसा में चेंज हो जाती है, तब इसको कहा जाता है लिपोजेनेसिस। क्लियर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मान लो कोई भी व्यक्ति जंतु में लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहण के रूप में किया जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वसा आएगा। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रा एरोटिक बैलून पंप किसके द्वारा फूला रहता है। ये सामान्य क्वेश्चन है। इनमें पाई जाती है हीलियम। इनमें क्या पाई जाती है, हीलियम। क्लियर। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे अध्ययन करेंगे 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही।